स्टार्ट। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी विषय को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस विषय को पढ़ना चाहिए और कैसे अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उन फैक्ट को किस प्रकार आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किस प्रकार अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर आज एक सामान्य चर्चा भूगोल विषय में हम करते हैं और देखते हैं कि भूगोल जो विषय है, ये भूगोल विषय में पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस पर एक हमारी सामान्य चर्चा पहले हुई थी कि पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। अब ये क्रमबद्ध अध्ययन आप किस प्रकार करेंगे, पहले यही समझ लें। क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो भूगोल में किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्रमबद्ध अध्ययन की ओर थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पृथ्वी पर घटने वाली घटना या पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, इन सब का एक क्रमबद्ध अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये क्रम से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अध्ययन करेंगे, इस पर आते हैं और देखते हैं कि मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है ये सौर मंडल का सदस्य है। सौर मंडल, इसका मतलब है सौर यानी सूर्य का एक मंडल यानी समुदाय या समूह होगा, उसको हम सौर मंडल कहेंगे। ठीक है, तो सौर मंडल में समुदाय या मंडल यानी समूह किसका है, सूर्य का है। ठीक है, तो सौर मंडल में जो सूर्य का समूह है, उस समूह में सूर्य के अलावा 8 और ग्रह हैं। ठीक है, अभी एक नए ग्रह की ओर खोज हुई है, उस पर हम आगे और बात करेंगे कि वो उस ग्रह को शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर अभी जो हमारे पास पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों को के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर एक बार हम एक पूरी क्लास सौर मंडल पर लेंगे। अभी तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन आप कैसे करेंगे, क्रम से किस प्रकार से चलेंगे, कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो पहले सौर मंडल की एक सामान्य जानकारी हम आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कि सौर मंडल में सूर्य और इसी सूर्य का हमको क्या देखना है, समूह देखना है, जिसमें 8 और क्या होंगे, 8 और ग्रह होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंडल इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में एक सूर्य, एक तारा और इसका जो ग्रह है वो 8 ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। अब सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा बहुत सारे और भी तारे होंगे, और भी तारे हैं। चूंकि सूर्य भी एक तारा है और सूर्य से ही निकलकर उसके ग्रह बने हैं। सूर्य जो है एक तारा है और इसी सूर्य से निकलकर 8 ग्रह बने हैं। ठीक है, 8 ग्रह और बने हैं। सूर्य चूंकि तारा उसको कहेंगे जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश, जिसका भी स्वयं का प्रकाश होगा इस पूरे अंतरिक्ष में, उसको तारा कहेंगे। तो सूर्य एक तारा, ऐसे हजारों लाखों तारे रात के समय आप टिमटिमाते हुए देखते हैं। ठीक है, सूर्य उसमें से एक तारा है। उसी सूर्य से निकलकर 8 ग्रह बने हैं। इन 8 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब बात आती है कि ग्रह किसको कहेंगे। ठीक है, ग्रह
जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारा जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब आप तो ये तय कर लीजिए कि सूर्य से निकल करके ये 8 ग्रह बने हैं। कैसे सूर्य से ये 8 ग्रह निकले और किस प्रकार से ये बने हैं, इस पर एक सामान्य बात मैं बता देता हूं। यद्यपि कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करके ये बात बताना शुरू किया कि सूर्य से पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों में से जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वो है द्वैतारक अवधारणा की, कि पृथ्वी का जो निर्माण है या सौर मंडल का जो सदस्य उनका जो निर्माण है 2 तारों से हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, उसको भी आप जानते हैं, बहुत सारे छोटी कक्षाओं में आपने इसके बारे में जाना होगा। अब हम आते हैं कि ये सूर्य से 8 ग्रह कैसे निकले, ठीक। और ये जो बातें उन्होंने जिसने भी द्वैतारक सिद्धांत दिया, द्वैतारक 2 तारों से मिलकर ये पृथ्वी बनी है या सौर मंडल के अन्य ग्रह निकले हैं, ठीक है। सौर मंडल की बात हो रही है, ऐसे हजारों मंडल हैं इस पूरे अंतरिक्ष में। अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो ये अंतरिक्ष में छोटे छोटे तारे जो हैं ये टिमटिमाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं। उसमें से हमने एक तारा सूर्य को लिया। अब बात आती है कि ये जो सूर्य है इससे किस प्रकार से ये 8 ग्रह निकले। आप एक बात को जान गए, मैं पूरा का पूरा सौर मंडल का एक पूरा पीरियड हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें क्रम से कैसे आप सोचेंगे वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस क्रम पर आगे बढ़ेंगे। आगे बात समझ, शुरुआत कैसे करना चाहिए आपको, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आपने सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी रख ली कि वो एक तारा है, जिस तारा किसको कहते हैं, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। जो भी तारा होगा उससे ही उसके ग्रह निकल कर बाहर होते हैं। जैसे सूर्य से ही जो 8 ग्रह निकले हैं, जिसमें पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। एक ग्रह की परिभाषा में आ जाएगा। दूसरा, ये जो ग्रह है ये जो 8 ग्रह इस सूर्य के आसपास ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। चक्कर हो सकता है कि ये गोलाकार मार्ग दिख रहा है, कभी कभी ये मार्ग गोलाकार ना होकर के ऐसा भी होता है जिसको दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं या पैराबोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो ग्रह तारा है उनका चक्कर लगाते हैं, ये दूसरी बात होती है। अगली बात समझ। अब तो हम ये देखना चाहते हैं कि सूर्य से ये 8 ग्रह किस प्रकार से निकले और वो बिल्कुल तर्क संगत बातें हो, इस पर आते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सूर्य आपके समक्ष है। द्वैतारक अवधारणा है। द्वय यानी 2, तारक मतलब तारे से निकलकर सौर मंडल बना, 2 तारों से निकलकर, 2 तारों से। एक तारा इनमें से सूर्य है और एक दूसरा तारा जो इस सूर्य से भी बड़ा था, इस सूर्य से भी एक बड़ा तारा इस अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था। चूंकि सूर्य भी चक्कर लगाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा, वैसे ही इस अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा तारा, सूर्य की तुलना में बड़ा तारा, वो भी चक्कर लगा रहा था, ठीक। तो हो गए कितने तारे? 2। अब सोचिए कि जब वो सूर्य से भी एक बड़ा तारा इस अंतरिक्ष में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। एक और बात याद रखना है, जितने भी तारे होते हैं इनमें आकर्षण का गुण होता है। कोई भी चीज जो होती है उनको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचने की शक्ति रखते हैं। तारों में एक गुण पाया जाएगा। अब ये आकर्षण रखने का कारण है, आकर्षण का गुण होता है, इसका मतलब कुछ ऐसे पदार्थ उसके भीतर पाए जाते होंगे
जो चुंबकीय शक्ति रखते हैं, आकर्षण की शक्ति रखते हैं। स्वाभाविक है, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति काम करती है, तो सूर्य के भीतर भी आकर्षण शक्ति होगी। ठीक है, वैसे ही उस बड़े तारे में भी इस प्रकार की आकर्षण शक्ति होगी। ठीक है ना, सभी तारों में होती है आकर्षण की शक्ति। वो एक आकर्षण की शक्ति ही है जो उसके भीतर पाई जाती है, उसके कारण ही ये पूरे अंतरिक्ष की जो व्यवस्था है ये बनी हुई है। और जिस दिन भी ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो ये तारे आपस में ही क्या करने लगेंगे, टकराने लगेंगे। ये आपस में एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं और एक निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इस पर आना है। और इसके लिए कई सारे सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो है उसको द्वैतारक अवधारणा कहते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, द्वैतारक है ना, दो तारों से, एक तारा सूर्य है, इसके आसपास एक बड़ा तारा जो है यहां पर था, यहां एक बड़ा तारा इससे भी बड़ा सूर्य से, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। एक बड़ा तारा इसके आसपास था और इस बड़े तारे में ये बड़ा तारा है, सूर्य से भी बड़ा। ये बड़ा तारा इस सूर्य के पास से गुजर रहा था, क्योंकि ये भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो बड़ा तारा है ये सूर्य के पास से गुजर रहा था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये तारा जो है इस सूर्य के पास से गुजरेगा। अभी ये तारा यहां है, ऐसे समझ लो, बात समझ गए। एक ये बड़ा तारा है, बड़ा तारा, चूंकि सूर्य की तुलना में ये तारा कैसा है, बड़ा है। अब सोचते हैं कि ये जो बड़ा तारा, इसकी भी अपनी आकर्षण की शक्ति है, ये भी क्या करता है, आकर्षण यानी अपनी शक्ति से चीजों को खींचेगा। ठीक है, अब ये तारा ये धीरे धीरे करके अपने मार्ग में गुजर रहा है घूमते हुए। तो इस अवधारणा को देने वाले, द्वैतारक अवधारणा को देने वाले वैज्ञानिक ने ये कहा कि जब ये बड़ा तारा इस पृथ्वी के पास से सूर्य के पास से गुजरा, तो गुजरने के क्रम में ये ऐसे गुजर रहा था। जैसे ही ये इसके करीब आया सूर्य के, तो ये बड़े तारे में चूंकि आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा थी, तो इसने क्या किया कि इस सूर्य से कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया। जब इन्होंने अपनी कुछ पदार्थों को आकर्षित किया तो इसके कारण यहां से कुछ ऐसे पदार्थ बाहर निकले। ठीक है, इस प्रकार से एक पदार्थ बाहर निकला और बाहर निकल करके जो है एक पदार्थ बाहर निकल गया। और बाहर निकला क्यों? क्योंकि सूर्य ने, ये जो बड़ा तारा है, इसने इस सूर्य पर आकर्षण बल लगाया। आकर्षण बल लगाने के कारण इतना भाग जो सूर्य का है वो थोड़ा सा बाहर निकलकर बाहर आ गया। ठीक है, अब ये तारा फिर से क्या कर रहा है कि थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, ऐसे इसके नजदीक आएगा। जैसे जैसे ये तारा इसके और नजदीक आएगा, इस सूर्य में से और पदार्थ जो है बाहर निकलेगा और इस तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से और पदार्थ क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो पहली बार वो थोड़ा दूर था तो इतना छोटा पदार्थ उसने बाहर निकाला क्योंकि थोड़ी कम आकर्षण शक्ति लगी। लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि इस सूर्य में से और पदार्थ क्या करेंगे, बाहर निकलना शुरू करेंगे। इससे थोड़ा बड़ा पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये जैसे जैसे ये बड़ा तारा इसके करीब आएगा तो करीब आने पर ये सूर्य में से और बड़े पदार्थ को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे ही ये नजदीक आएगा तो इसमें से, सूर्य में से और बड़ा पदार्थ जो है, और बड़ा पदार्थ इसके यहां से और बड़ा पदार्थ निकल करके बाहर आएगा। ठीक है, जैसे ये और आगे बढ़ेगा और बड़ा पदार्थ निकालेगा, देखिए नजदीक आ गया बिल्कुल,
तो इसके पास आने के कारण ये और बड़े पदार्थ को क्या करेगा, इससे बाहर निकालेगा। तो हो सकता है कि इसके कारण इतना बड़ा पदार्थ निकल करके और बाहर हुआ। अब आप समझते जाइए। अब धीरे से ये जो तारा है ये सूर्य के पास से गुजर गया, फिर ये थोड़ा सा अब क्या करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो इससे और पदार्थ निकलना शुरू होंगे, लेकिन अब इससे थोड़ा सा छोटा पदार्थ बाहर निकलेगा। फिर ये थोड़ा अब क्या करेगा, अपने मार्ग में चूंकि आगे बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो इससे अब छोटे पदार्थ बाहर निकलेंगे, अभी तक जो निकला था उससे छोटे। फिर ये अपने मार्ग से और दूर चला गया। अब आप सोचिए कि जब ये और आगे चला जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो उससे एक और छोटा पदार्थ बाहर निकलेगा और एक छोटा पदार्थ बाहर निकलेगा। इस प्रकार से ऐसे करके इस सूर्य में से बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ और बड़े पदार्थ बाहर निकले। और ये जो बड़े पदार्थ इस सूर्य से बाहर निकले हैं, यही जो है इस सूर्य से निकलने वाले ग्रह हैं, ठीक है। जिन ग्रहों के बारे में हम अभी बात कर रहे थे वो कितने ग्रह होंगे, 8 ग्रह। बात समझ में आ गई सबको, ठीक। तो इस प्रकार से सूर्य से ही निकलकर इन 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसको बनाने में इस तारे का, जो एक बड़ा तारा था, इसका बड़ा रोल रहा। और ये जैसे ही सूर्य के नजदीक आया, पहले सूर्य से दूर था, जब वो इस जगह पर था, अब आप सोचिए जब वो यहां पर था, यहां पर, तो उसने एक छोटे से पदार्थ को निकाला। जैसे जैसे ये नजदीक आता चला गया, उसने एक दूसरा पदार्थ निकाला। जैसे ही वो और नजदीक आया सूर्य के, तीसरा पदार्थ निकाल दिया सूर्य में से अपने आकर्षण बल से। इसका जो रोल है उस मुख्यतः इसके आकर्षण बल का रोल रहता है। इस बड़े तारे का आकर्षण बल इसमें काम करता है, आकर्षण बल, और ये अपने आकर्षण बल से इसके पदार्थ को बाहर खींचता है, ठीक है। और जैसे ही ये और बिल्कुल नजदीक आ जाता है, यहां पर करीब में पहुंचता है, तो इतने बड़े पदार्थ को निकालता है। फिर उससे थोड़ा दूर जाना शुरू करता है, जैसे जैसे वैसे थोड़ा बड़ा पदार्थ, फिर छोटा, ऐसे निकलते चलेंगे, ठीक। कुल मिलाकर बात अब हमको ये समझ में आई कि इस तारे के कारण ये जो बड़ा तारा है और इसके आकर्षण बल के कारण, ठीक है, इस सूर्य में से पहले कुछ ऐसे पदार्थ बाहर निकल कर आए, उस बड़े तारे के रोल के कारण। आपने देख लिया अभी कि एक बड़ा तारा अभी हमने बनाया था यहां पर, और ये बड़ा तारा था, ठीक है। इसके कारण पहला पदार्थ ये निकला था छोटा, आपने देखा। तो सूर्य के आसपास, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहला जो दूरी पर होने के कारण ये छोटा पदार्थ बाहर निकला था, उससे एक ग्रह बना जिसका नाम आपने दिया था, ये ग्रह का नाम था बुध ग्रह, जो बिल्कुल किसके नजदीक, सूर्य के नजदीक। ये छोटा क्यों बना, क्योंकि उस समय ये बड़ा तारा थोड़ा दूरी पर था। जैसे ये नजदीक आना शुरू हुआ तो इससे दूसरा पदार्थ निकल करके बाहर हुआ, और वो जो दूसरा पदार्थ निकला उससे एक अगला ग्रह बना, इससे थोड़ा बड़ा। चूंकि ये नजदीक आता जाएगा तो निकलने वाला पदार्थ ज्यादा होता जाएगा, तो एक बड़ा ग्रह बना शुक्र। फिर जैसे ही वो और नजदीक आएगा तो एक तीसरा, यहां से ये आगे बढ़ेगा तो तीसरा जो पदार्थ है, ऐसे ये आगे बढ़ेगा तो तीसरा पदार्थ और निकलेगा, और जो तीसरा पदार्थ के कारण एक और ग्रह बनेगा। इस प्रकार से एक तीसरा ग्रह बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब ये बहुत नजदीक आ जाएगा तो ये एक बड़ा तारा, बड़ा जो ग्रह बनेगा, ऐसे कर करके आगे हम बढ़ते जाएंगे, और इस क्रम में सारे के सारे ग्रह बनेंगे। जैसे ये नजदीक आएगा तो बड़ा पदार्थ निकालेगा, बड़ा ग्रह बनेगा। अब ये दूर जाएगा तो फिर से छोटे पदार्थ बनने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बार में समझ जाएंगे कि इस सूर्य से पहले नंबर पर जो पदार्थ बाहर निकला वो पदार्थ था, उसके कारण एक छोटा सा ग्रह बना बुध। उसके बाद जब वो थोड़ा नजदीक आया उससे थोड़ा बड़ा ग्रह बना शुक्र। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो एक उसके ही लगभग बराबरी का एक ग्रह बना पृथ्वी, तो ये बन गया पृथ्वी। फिर उसके बाद और आगे जाएंगे
तो एक और ग्रह बनेगा उसके ही बराबरी का लगभग मंगल। ठीक है, फिर इसके बाद और आगे जाते जाएंगे तो ये इसके कारण जितने पदार्थ निकले हैं उसको हम क्रम से अगर जमा दें तो मंगल के बाद अब और बड़ा जाएंगे तो सबसे बड़ा पदार्थ निकला था वो था बृहस्पति। ठीक है, इसके क्रम में इधर से चलते हैं, वहां के आगे लिखने के लिए जगह नहीं है। तो ये बृहस्पति बड़ा क्यों बना इसका पता चल गया आप लोगों को, क्योंकि ये सूर्य के पास में वो बड़ा तारा बिल्कुल नजदीक आ गया था, तब उसने बहुत ज्यादा बड़े पदार्थ को निकाला। फिर इस बृहस्पति के बराबर ही लगभग थोड़ा छोटा एक और ग्रह निकला जिसको हमने शनि कहा। फिर आगे गए तो उससे थोड़ा छोटा पदार्थ निकलेगा, क्योंकि अब वो जो बड़ा तारा है वो दूर चला गया, तो यूरेनस। और यूरेनस के बाद में अगला जो छोटा पदार्थ है वो नेपच्यून था, नेपच्यून। और भी इससे एकदम छोटा सा निकला था पदार्थ, उसको प्लूटो कहा गया था। वो अब क्या हो गया कि ग्रहों से उसको हटा दिया गया, किसको, प्लूटो को, क्योंकि उस समय ये बहुत सबसे छोटा ग्रह था। क्रम देख लिया आपने, जब वो बड़ा तारा दूर था तो छोटा पदार्थ निकाला, जब वो बड़ा तारा बहुत दूर चला गया तो छोटा पदार्थ निकला, जब वो बड़ा तारा बिल्कुल नजदीक आ गया तो बीच में बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह। तो अब आप देखेंगे कि सूर्य से आगे बढ़ते जाएंगे जिस क्रम में, तो ग्रहों का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक, एक समय आकर सबसे बड़ा ग्रह मिलेगा। ये बड़ा क्यों निकला अब आपको कारण सहित पता है, ये ग्रह बड़ा क्यों होगा। फिर उसके बाद जो ग्रह होगा उससे थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि अब जो बड़ा तारा है वो थोड़ा सा सूर्य से दूर जाने लगा। बात समझ में आ गई है। तो हम अब ये कह सकते हैं इसके आधार पर कि दो तारों में की संकल्पना जो है उसके आधार पर एक बड़े तारे ने सूर्य पर अपना आकर्षण बल लगाया। उस आकर्षण बल के कारण जब वो तारा बहुत दूरी पर था तो छोटा पदार्थ निकला, जिससे एक ग्रह बना बुध। एक बात तय हो गई। ठीक है, दूसरा ग्रह निकला जो बुध के बाद में शुक्र, जो पदार्थ निकला उससे एक शुक्र बना। तो अब आपको ये पता हो गया कि जितने ग्रह हैं वो निकले किससे हैं, सूर्य से निकले हैं। एक तय हो गई कहानी। किस प्रकार से निकले ये आपने देख लिया। अब आपको चीजों को याद रखने में बड़ी आसानी होगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पहले कॉन्सेप्ट पर हम पहुंच जाएंगे कि ग्रहों का आकार पहले क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा मिलेगा, बृहस्पति। ये बड़े होने का कारण भी आपको पता चल गया कि वो जो बड़ा तारा था जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ गया तो उसने अपने आकर्षण बल से सूर्य से बहुत बड़े पदार्थ को बाहर निकाला, और वो कौन सा था, बृहस्पति था। ठीक है, अगले नंबर पर बृहस्पति के बाद, ठीक है, अगले नंबर पर उससे बड़े तारे से एक अगला पदार्थ निकला, उससे शनि ग्रह बना। ठीक है, शनि के बाद यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। फिर आकार क्या होता जाएगा, छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो बड़ा तारा था अब इससे दूर जाने लगा, अब वो सूर्य के दूर से बहुत दूर जा चुका। ठीक है, इस प्रकार सूर्य से ही इन 8 ग्रहों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये आपने देख लिया। पहला कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए आप। यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट को बाहर निकाला। कॉन्सेप्ट ये है कि सूर्य से दूरी के क्रम में जब हम जाते हैं तो पहले छोटे ग्रह मिलते हैं, एक समय सबसे बड़ा ग्रह मिलता है। वो बड़ा क्यों बना उसका भी कारण आपको पता हो गया। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे ग्रहों का आकार पुनः से छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने सारे ग्रहों की उत्पत्ति जान ली, और ये ग्रहों की उत्पत्ति हुई है द्वय तारक सिद्धांत से। ठीक है, तो आपके पास एक पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि सूर्य से दूरी के क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पहले छोटे ग्रह होंगे, फिर जाकर के एक सबसे बड़ा ग्रह आएगा, फिर आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। क्योंकि प्लूटो अब हट चुका है तो सबसे छोटे ग्रह में कौन मिलेगा, बुध। ये तो एक बात हो गई। एक और बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि ये इन ग्रहों को लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं इनको हटा ले रहा हूं, बाकी इन्हीं ग्रहों के आधार पर एक और सिद्धांत बनाते हैं। पहला सिद्धांत बना लिया आपने कि सूर्य से दूरी के साथ जैसे जैसे जाते हैं ग्रहों का आकार पहले बढ़ता है, बढ़ने में सबसे बड़े ग्रह पर पहुंच जाते हैं बृहस्पति, और पुनः फिर आकार छोटा होता है। क्यों होता है आकार बड़ा और क्यों छोटा होता है, वो आपको पता हो गया कि बड़ा क्या था, तारा था जो सूर्य के पास से कभी गुजरा, उसने लाखों वर्ष पहले वो गुजरा था, उसने सूर्य से कुछ पदार्थों को बाहर निकाल करके इन ग्रहों का निर्माण किया। हो गई बस। ठीक, तो यहां पर पहला सिद्धांत बना दिया आपने। दूसरे सिद्धांत पर आते हैं और उस पर भी विचार कर लेते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या, अब आप सोचो, वो जो बड़ा तारा था उसकी अपनी आकर्षण शक्ति थी, ऐसे ही
प्रत्येक तारों की, चाहे वो सूर्य हो या जो भी वायुमंडल अंतरिक्ष में जितने भी तारे होंगे, उन सबका अपना अपना आकर्षण बल होता है। अब सोचिए, इस सूर्य से निकलने वाला ये पदार्थ जो बुध के रूप में बना है, सूर्य इसको अपनी आकर्षण शक्ति से बांध के रखता है। इस पर सूर्य का आकर्षण बल लगता है ऐसे। इस आकर्षण बल के कारण, सूर्य के आकर्षण बल के कारण ये जो बुध ग्रह है, ठीक है, ये जो बुध ग्रह है, ये क्या करेगा कि बुध ग्रह जो है, बुध का जो बुध ग्रह, देखिए ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह, ठीक है, ये बुध ग्रह क्या करेगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। ये हो गया पहला ग्रह आपका, कौन सा, बुध ग्रह। किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य के आकर्षण बल के कारण। ध्यान से सुन लीजिएगा, सूर्य के आकर्षण बल के कारण ये जो ग्रह है, ये क्या करता है, इसके आसपास चक्कर लगाता है। ये ग्रह ऐसे चक्कर लगाएगा। अब सोचिए कि जो ग्रह इस सूर्य के बिल्कुल नजदीक होगा, उस ग्रह पर इस सूर्य का आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगेगा। जितना आकर्षण बल अधिक लगता है, उतना तेज ये घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा तेज। बात समझ में आ गई। जो ग्रह सूर्य के जितने नजदीक होगा, उस ग्रह पर सूर्य का आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और आकर्षण बल अधिक लगने के कारण ये जो ग्रह है वो बहुत तेज गति से घूमेगा। अब जब बहुत तेज गति से घूमेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में कम दिन लगेंगे। तो इस बुध को एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। सही है, कितने दिन लगेंगे, 88 दिन लगेंगे। किसको, बुध को। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रह आएगा, चूंकि वो थोड़ा सा दूर है, दूसरा ग्रह देखिए यहां पर कौन सा है, दूसरा ग्रह आप देखिएगा, यह है शुक्र है। अब दूसरे ग्रह को अगर आप देखें तो जो दूसरा ग्रह है, ये आपके पास एक अगला ग्रह मिल गया जो इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा इससे बड़ा। और ये जो दूसरा ग्रह है जिसको हमने शुक्र कहा, अब सोचिए कि ये इससे थोड़ी सी दूरी, थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। अगर ये थोड़ी ज्यादा दूरी पर है तो निश्चित है कि इस पर सूर्य का आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा। आकर्षण बल कम लगेगा तो इसको ये थोड़ा कम गति से घूमेगा। कम गति से घूमेगा, इसका मतलब इसकी जो घूमने की गति है वो थोड़ी धीमी होगी तुलनात्मक किसके, इस बुध के, क्योंकि वो थोड़ा सा काय पर है, अधिक दूरी पर है, इसलिए उसको घूमने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो अब बुध को लगा था कितने दिन, 88 दिन लगा था, इसको 224 दिन लग जाएगा, क्योंकि इसके साथ दो बातें हो गई। पहला, घूमने का इसका जो मार्ग है वो थोड़ा, देखिए थोड़ा जो इसको मार्ग को अगर आप देखोगे तो इसका मार्ग हो गया ऐसे, इतना बड़ा मार्ग है, मतलब गोला इसका बड़ा, ऐसा सामान्य गांव की भाषा में बात करें, गोला इसका क्या है, थोड़ा बड़ा है, सरल भाषा में बात करें। इसको अगर देखें तो बुध को घूमने के लिए इसका गोला है छोटा, छोटा गोला है। तो अगर गोले छोटे में घूमना होगा तो कम समय लगेगा, 88 दिन। कितने दिन लगे, 88 डे। 88 डे में ये बुध जो है एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। क्यों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य इसको अपनी आकर्षण शक्ति से खींचता है। उसके खींचने के चक्कर में, क्रम में ये एक निश्चित दूरी पर बंध जाता है, और बंद करके सूर्य के आसपास वो क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। तो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण बुध ग्रह जो है वो चक्कर लगाएगा। जो ग्रह जितना नजदीक होगा, ध्यान से सुन लिया, वो उतना ज्यादा तेज गति से घूमेगा। तो बुध जो है एक तो तेज गति से घूमता है, पहला, क्योंकि उस पर आकर्षण बल अधिक लग रहा है। दूसरा, उसको घूमने के लिए मार्ग भी छोटा मिलता है। इसके कारण वो 88 दिन, 88 डे में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। कौन, बुध। जैसे ही हम थोड़ा दूरी पर जाएंगे, दूसरा ग्रह आया शुक्र। तो अगर हम शुक्र ग्रह पर पहुंचते हैं तो शुक्र ग्रह को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा दूरी हो गई, आकर्षण बल कम हो गया, तो इसकी घूमने की गति
ध्यान से सुन लीजिए, इसके घूमने की गति थोड़ी कम हो जाएगी। गति एक तो कम हो गई पहला, क्योंकि आकर्षण बल थोड़ा कम पड़ा, गति कम हो गई, साथ में मार्ग भी थोड़ा बड़ा है इसकी तुलना में, तो उसको थोड़ा ज्यादा दिन लगेगा। कितने दिन लग गए? 224 दिन लग गए। समझ में आ गई बात? फिर हम आते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर अब आकर्षण बल और थोड़ा कम लगेगा तुलनात्मक इन दोनों के। तो पृथ्वी पर जब जाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये पृथ्वी पर आकर्षण बल जो है वो थोड़ा क्या होगा और कम लगेगा। आकर्षण बल थोड़ा कम लगेगा, साथ में अब आप देखिए कि पृथ्वी को घूमने के लिए और ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। एक तो आकर्षण बल कम लगा, साथ में घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा? और बड़ा मार्ग लेना पड़ेगा। इस बड़े मार्ग के कारण पृथ्वी को ज्यादा समय लग जाएगा, उस पर आकर्षण बल भी कम लगेगा, इसके कारण उसके घूमने की गति भी कम होगी। तो जैसे गति भी कम होगी, इसीलिए पृथ्वी को लग जाएंगे 365 दिन एक बार घूमने में। यहां पर ये पूरी की पूरी जो कहानी सुनाने का मतलब ये है आपको कि आप एक और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। पहला कॉन्सेप्ट आप पकड़ चुके थे कि जैसे जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि पृथ्वी से दूरी पर आप जाएंगे। पृथ्वी से कहां जाएंगे? सूर्य से दूरी के क्रम में आगे जाएंगे तो ग्रहों का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक समय आकर के सबसे बड़ा ग्रह मिलेगा, ये आप देख चुके थे। दूसरी बात आपने अब निकाल ली कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे एक तो ग्रहों की गति अधिक होगी, नजदीक के ग्रह की गति अधिक, और गति अधिक होने के साथ साथ उसको कम मार्ग में घूमना पड़ रहा है, इसलिए वो बहुत कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेगा। और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगे? 88 डेज लगे। आ गई बात समझ? पृथ्वी के बाद शुक्र के बाद में बुध के बाद शुक्र पर आए, कॉन्सेप्ट आपका बनना शुरू हो गया। अब हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बाहर निकाला, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? सूर्य से दूरी बढ़ने पर सूर्य का एक चक्कर लगाने में ग्रहों को अधिक समय लगता है। सबसे कम समय लगेगा जो सबसे नजदीक होगा, सबसे अधिक समय लगेगा जो सबसे दूरी पर होगा। यानी यूरेनस नेपच्यून, जो नेपच्यून है जिसको अरुण और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, जो सबसे बाद वाला है उसको सबसे ज्यादा दिन लग जाएगा। ठीक, आपने अपना क्या बना लिया? एक कॉन्सेप्ट बना लिया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आप आ चुके कि सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रहों की एक चक्कर लगाने में समय बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण क्या मिला कि उसकी दूरी अधिक होने के कारण उसका मार्ग बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा कारण क्या हुआ कि उस पर आकर्षण बल सूर्य का कम लगता है, इसके कारण उसकी जो घूमने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। ठीक, और जो नजदीक होगा उसकी गति बहुत अधिक रहेगी क्योंकि इस पर आकर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी या सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो किस प्रकार बने और उनके बारे में कुछ सामान्य कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चीजों को पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला क्रम है, अगले क्रम पर आते हैं। चूंकि हमको सौर मंडल का अध्ययन नहीं करना, मैं सौर मंडल की क्लास पुनः एक पूरी क्लास लूंगा ताकि उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से बना पाए। थोड़ा आगे बढ़कर के थोड़ी और बात हम आपको बता देना चाहते हैं इस पर कि पृथ्वी के बारे में। ठीक है, चूंकि हमारे को अध्ययन करना है भूगोल में, मुख्यतः पृथ्वी पर घटने वाली घटनाएं, उस पर पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, समुद्र, इन सब का अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसको देखें। ये तो आपने समझ लिया। आगे आते हैं अगले नंबर पर। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में भी कुछ सामान्य जानकारियां जुटाएं और अब देखें कि पृथ्वी के जो ऊपर किस प्रकार की चीजें आपको देखने मिलती है। ठीक है, ये आपने देख लिया पृथ्वी को और आकार कैसा होगा उसका, वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आप पृथ्वी को देख रहे हैं। अब आते हैं कि देखिए, अब थोड़ा पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर लें, कुछ सामान्य अध्ययन। अभी फिर हम गहराई में आपको वो सब सिखाएंगे जिसमें आपके दिमाग के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बता देंगे कि इन 4 विकल्पों में से क्या सही होगा, क्यों सही होगा।
क्योंकि आपके पास तर्क मजबूत होने चाहिए। जो मैंने अभी आपको 2 तर्क सिखाए, आपने भी देख लिया होगा कि किस प्रकार तर्कों को पकड़ा जाता है। यदि इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, जीवन में कोई भी परीक्षा दीजिए, कोई भी, आप फेल नहीं होंगे। जब आप पढ़ ही रहे हो तो एक ही बार अच्छे से पढ़ लो ना। अगर आप एक ही बार में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए समय तो गंवा रहे हैं, साथ में अपना धन भी गंवा रहे हैं, तो फिर एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत बना लीजिए और उस कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को मजबूत करिए, पकड़ लीजिए और फिर ऑप्शन बताइए। मैं आपको परीक्षा में क्वेश्चन जो आते हैं उनको हल करने का तरीका भी सिखाऊंगा, ताकि आपकी कभी गलतियां होगी ही नहीं। कोई भी परीक्षा दें, आप हर जगह पास होंगे। फिर आप ये कहेंगे कि मुझे आप कौन सी नौकरी चाहिए, ऑप्शन आपके पास ढेरों होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने आप को मजबूत बनाइएगा। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपने देखे, ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा और उसको देखकर आप सीखेंगे कि देखिए क्या मूल अवधारणा है। इसी प्रकार से क्रम से चीजों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, आते हैं इस पृथ्वी पर। अब अगली घटना देखें, पृथ्वी पर आते हैं। चूंकि पृथ्वी गोल गोल है, ये जो पृथ्वी का मैप है ये 3D मैप है। ठीक है, कैसा मैप, 3D मैप। इसको मैं 2D मैप में भी दिखाऊंगा आपको, ये ग्लोब में है। अभी कुछ सामान्य बात कर लें, अगर आप अच्छे से देखें तो पृथ्वी पर जो आपको पृथ्वी गोल दिख रही है, ये निकली कहां से है ना, निकली है सूर्य से। अभी आपने देख लिया। और सूर्य से निकली कैसे, एक बड़े तारे ने सूर्य से पदार्थ को बाहर निकाला, उससे ये पृथ्वी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब फिर कई वर्षों में ये पृथ्वी जो गैसीय अवस्था में थी, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होकर के कठोर होती चली गई और इस शेप में वो आकर निर्मित हो गई। ठीक है, अब ये तो बन गई पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के ऊपर एक तो महाद्वीप है और महासागर है। ये कैसे बने, इनके बारे में आपको सोचना है। ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर कैसे बने होंगे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी आपने देख लिया। अब पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागर किस प्रकार से बने, इसका एक 2D मैप देख लीजिए। ये मैप देख रहे हैं आप, सही है। इस 2D मैप में आप जो गोला था उसको काट के हमने क्या बना दिया, मैप बना दिया। तो एक दिन हमने आपसे बताया था कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा एक्चुअली है नहीं, काटने पर वो फैला दिया गया है, तो इसमें ज्यादा विकृति है। ये जैसा है वैसा नहीं दिखता, वह जैसा होना चाहिए उससे बड़ा दिखता है। वैसे ही नीचे वाला भाग जो है वो भी बड़ा दिखता है। ठीक है, ये आप पहले समझ लीजिए। अब ये तो आपको पृथ्वी का एक 2D मैप दिखा दिया गया। अब आपको देखना है कि पृथ्वी के ऊपर ये जो ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये पानी वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है वो स्थली भाग है। यानी 2 भाग होते हैं पृथ्वी के ऊपर, एक जल और एक स्थल। स्थल वाला हिस्सा अगर आप देख रहे होंगे तो ये कम दिख रहा है, और जल वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब है कि जल वाला हिस्सा 71% है और स्थल वाला हिस्सा जो है वो 29% है। ठीक, ये बात तय हो गई। ऐसा भी कह सकते हैं, मोटी मोटी अगर बात करें, 1/3 भाग पर स्थल है, 33% होता तो 1/3 हो जाता, लगभग 33%, और 2/3 भाग पर जल है, लगभग की बात कर रहे हैं हम। ये आपको पहले बार में देखने पर ऐसा समझ में आया। अब दूसरी बार में ये सोचना है कि ये महाद्वीप कैसे बने होंगे और ये सागर कैसा बना होगा। ठीक है, इस पर आना है, महाद्वीप कैसे बने और सागर कैसे बने होंगे, इस पर आते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये जितना ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, महाद्वीप है, ये महाद्वीप है। पहली बात, इन महाद्वीपों के बाद अगर हम देखें, ये यहां अगर आपको दिख रहा होगा तो एक द्वीप है। द्वीप पानी के भीतर, जल के भीतर स्थित छोटा स्थली भाग को द्वीप कहते हैं। जब इसी पानी के भीतर एक बड़ा स्थली भाग हो तो उसको महाद्वीप कहते हैं। तो ये हो गया द्वीप, और ये जो है ये कहलाएगा, उससे बड़ा है इसलिए नाम पड़ा महाद्वीप। ठीक है, इसको द्वीप कहोगे, उसको क्या बोलोगे, महाद्वीप। सब पानी के भीतर, अब आप समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए जली भाग 71 और स्थल भाग 29%। अब ये
जो जलीय और स्थलीय भाग है जिसमें महाद्वीप बने हैं, किस प्रकार से बने होंगे, इस पर हमारा दिमाग जाना चाहिए। यहां से आप क्रम से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले कि ये किस प्रकार से स्थल जो दिख रहा था आपको वो किस प्रकार से बने होंगे। ठीक है, तो पहले जितना पूरा पृथ्वी है, ऐसा कहा जाता है कि पूरा जो स्थलीय भाग है वो एक जगह पर ऐसा, ये पृथ्वी मान ले। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग एक जगह पर जमा था। ठीक, इसके आसपास जो स्थलीय भाग पूरी जगह एक जगह पर जमा हुआ था, जिसको हमने बोला कितना परसेंट है वो 29% स्थलीय भाग। ठीक है, ये पूरी एक जगह पर था, इसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। पैंजिया क्या है, वो स्थलीय भाग है, कितना परसेंट, 29% का स्थल भाग, ये पैंजिया था। चूंकि आपने देखा होगा गोला अभी छोटा दिख रहा है, इसके आसपास इतने बड़े भाग में जो कितना परसेंट हिस्सा था, 71% हिस्सा था, ये जलीय भाग था, इसके आसपास फैला हुआ था। ये पूरे इसके आसपास जो है, इसके आसपास ये ऐसे जलीय भाग जो है इसके आसपास फैला हुआ था। बड़ा गोला दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा, वो कितना हिस्सा, 71% हिस्सा इसके आसपास फैला हुआ था, स्थलीय भाग के आसपास। इस जो जलीय भाग जो इसके आसपास जो ज्यादा भाग फैला था उसको पैंथालसा कहा जाता है। ठीक है, हिस्सा ज्यादा है, एक बात हो गई। अब चूंकि जैसे आप क्या पढ़ते हैं, अपने समय के मापक्रम में सबसे समय की छोटी इकाई सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटा, और घंटे से बढ़ करके दिन, और दिन से बढ़ करके फिर महीना, और महीने से वर्ष, ये सब समय की इकाइयां हैं। ठीक, तो वर्ष में चीजों को हम मापते हैं कि 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, ऐसे चलता है। वैसे ही इस पूरे भौगोलिक समय सारणी होती है, उसमें लाखों वर्षों को काउंट करना होता है। उसके लिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, भूवैज्ञानिक कालक्रम बोलते हैं। वो भूवैज्ञानिक कालक्रम भी हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है और किन किन को बात को याद रखना है। तो उस भूवैज्ञानिक कालक्रम में से एक युग था जिसको कार्बोनीफेरस युग बोलते हैं। इस पर आगे चर्चा होगी, कई बार होगी। ठीक है, कार्बोनीफेरस युग कहा जाता है। इस कार्बोनीफेरस युग में, ठीक है, ये जो पैंजिया था ये 2 भाग में टूट गया। जैसे ही ये 2 भाग में टूटा तो इसका बीच वाला हिस्सा जो है यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अलग हुआ, पैंजिया जब टूट गया, ये पैंजिया देख लिया था अभी आप लोगों ने, वो जब टूटा तो एक भाग उसका ये और दूसरा भाग जो है वो ऐसे बना। ये 2 भाग जो टूट गए, इन दोनों भागों में एक भाग हमने अभी बनाया था, वो ये भाग था, और दूसरा भाग जो टूट गया वो ऐसा बना, 2 भाग बन गए। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग है उसका नाम कहा गया वो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। पहले पैंजिया था, अब वो कितने भाग में टूट गया, 2 भागों में, एक का नाम अंगारा लैंड और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। और जो आसपास का पूरा पानी था वो पानी आ गया यहाँ बीच में पानी आ गया। ठीक है, थोड़ा छोटा चित्र बना रहे हैं हम, इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता था। बीच में पानी आ गया, और ये जो बीच में जो पैंथालसा का पानी यहां पर आ गया, इसको टैथिस सागर कहा गया, टैथिस सागर। तो टैथिस सागर किनके बीच में था, किनके बीच, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में। ठीक है ना, तो कार्बोनीफेरस काल में ये 2 भाग में टूट गया पैंजिया। और पैंजिया, इसके पहले मैंने अब छोटा सा चित्र बना देता हूं, ये पैंजिया मान लो, पैंजिया था, पैंजिया, और पैंजिया के आसपास जो पानी था उसको हमने क्या नाम दिया था, पैंथालसा नाम दिया था। ये पैंथालसा था, पैंथालसा। ठीक है, और ये किस युग में, यहां पर ऐसे लाइन खींच दें, कौन सा युग बताया था अभी हमने आपको, कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग में ये इस प्रकार से टूट गया।
ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या नाम दिया गया? तैथिस सागर नाम दिया गया। ठीक है, ये तैथिस सागर है, तैथिस सागर। ऐसे पृथ्वी के ऊपर पहले पेंजिया पैंथालसा, उसके बाद दो भाग टूटे। कार्बोनिफेरस काल के बाद आगे बढ़ेंगे और अब देखिए क्रम कैसे जोड़ते हैं। पहले पेंजिया पैंथालसा एक पहली स्टेज, इसके बाद दूसरी स्टेज में ऐसा बना, तीसरी स्टेज में जाएंगे तो ये जो अंगारा लैंड है कार्बोनिफेरस काल के बाद लिख देता हूं मैं, कार्बोनिफेरस के बाद ये जो ऊपर वाला अंगारा लैंड है ये छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। ऐसे एक बन गया उत्तर अमेरिका, दूसरा बन गया यूरोप, तीसरा बन गया यूरेशिया बोलते हैं उसको, एशिया। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है 3 भाग में टूट गया। नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है ये भी टूट गया। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में टूटा। अफ्रीका के बाद में इंडिया का जो इंडो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलिया, और एक नीचे अंटार्कटिका। इस प्रकार से 7 महाद्वीप इनके टूटने से बना। एक बना उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा नंबर इधर पर आएंगे तो साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका। ये इंडो ऑस्ट्रेलिया है तो इसको ऑस्ट्रेलिया ही लिख दे रहा हूँ, इंडो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया का भी कुछ इसमें शामिल है, और ये अंटार्कटिका। इस प्रकार से क्या बन गए? 7 महाद्वीप बन गए। और ये जो पानी था वो इनके बीच बीच में चला गया, अब इनके बीच बीच में चला जाएगा। तो उत्तर अमेरिका और यूरोप, इन दोनों के बीच में जो पानी जाएगा इससे, और इससे पूरा का पूरा जो है एक अटलांटिक महासागर बन जाएगा। इधर वाला जो हिस्सा है इधर पर भी पानी चला जाएगा, इधर बन जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एक बन गया, दूसरा अटलांटिक बन गया, और तीसरे नंबर पर इनके बीच में भी पानी आ जाएगा यहाँ बीच में। तो अटलांटिक के बाद एक बन जाएगा हिंद महासागर, बीच में हिंद महासागर बनेगा। और नीचे में जो अंटार्कटिका के पास का है तो यहाँ अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं, और ऊपर वाले में एक आर्कटिक महासागर। ऐसे 5 महासागर और क्या बन गए? 7 महाद्वीप बन करके तैयार होंगे। इस प्रकार से एक क्रम से चीजों को आप देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर हम इस पर जाएं, ये आपने देख लिया, यहां पर आते हैं वापिस। पहला महाद्वीप बना उत्तर अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका जो अभी हमने बताया था। दूसरा साउथ अमेरिका, ठीक। इनके बीच में अगल बगल में अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आइए, ठीक है। चलिए, पहला ये नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप बनाया था, दूसरा साउथ अमेरिका हमने एक महाद्वीप बनाया, बन गया। किससे टूटकर बना देख लिया आपने। दोनों महाद्वीपों के बीच अब थोड़ा थोड़ा ये भी इन दोनों का अंतर कैसे होता है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, उनको पहले मोटी मोटी बातें याद रखना है। तो ये दोनों अलग होंगे। पहले नंबर पर यहां पर एक नहर बनाई गई है, यहां पर ये दोनों अलग होते हैं पनामा नहर से। यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। 2 महाद्वीप बने, इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने में कौन सी नहर बनाई गई है? पनामा नहर बनी है। ये पनामा नहर 1914 में बनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, याद रख लेंगे आप, ठीक है। इसके इस दोनों महाद्वीपों के बगल में देखिए, इधर में पानी दिख रहा है, ये आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इधर वाला, ये प्रशांत महासागर ध्यान से सुनिए, यहां से शुरू होगा और जाकर के यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हिस्सा किसका है? प्रशांत महासागर का है, और ये सबसे बड़ा महासागर है। अब इस प्रशांत महासागर पर एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, और इसमें बहुत बड़ी गलतियां सबसे होती है, वो ये है, ये प्रशांत महासागर यहां से शुरू हुआ और जाकर समाप्त यहां पर हुआ। अब अगर आपको पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कौन सा है, पूर्वी भाग, कई सारे लोग गलती करते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाले भी लोग यही गलती करते हैं।
प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कौन सा? तो अगर आप किसी भी मैप को देखते हैं तो उस मैप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्थ, सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है साउथ। ऐसे मुंह करके हमको खड़े होना होता है, ये हमारे हाथ जो दाहिना हाथ है उसके तरफ होता है पूर्व, पूर्व, और इसके इधर होता है पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती है। ठीक है ना। अब इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इधर में तो पूर्व हो गया और इधर क्या हुआ? पश्चिम। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कौन सा? तो अधिकांश लोग कहेंगे कि प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग जो ये है, जिधर ये जापान जैसे द्वीप है। ठीक, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रशांत महासागर की शुरुआत, ध्यान से सुन लीजिए, शुरुआत होती है यहां से। जब जिसकी शुरुआत यहां से होगी, चूंकि इसको ऐसा ग्लोब में सोचिए आप, मैप में नहीं, मैप में आपसे गलतियां होती है इसीलिए बता रहे हैं। तो यहां पर जो है प्रशांत महासागर का, ये पूर्वी प्रशांत महासागर होगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप मैप देखते हैं तो अच्छे से देखिए, ये वाला हिस्सा है पूर्वी प्रशांत महासागर, और जब ये ग्लोब ऐसे घूम कर जाएगा तो ये वाला है पश्चिमी प्रशांत महासागर। जबकि आपके अनुसार जो आपकी दिशाएं बनाई गई है उससे तो ये पूर्वी दिखता है। आ गई बात समझ? ठीक है, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर और उधर कौन सा होगा? पश्चिमी प्रशांत महासागर होगा। इन दोनों के महाद्वीपों के बीच में, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है, इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर है। और ये प्रशांत महासागर इधर तक जाएंगे तो यहां तक फैला हुआ है, इधर एशिया महाद्वीप है। पहले महाद्वीपों की जल्दी जल्दी बात कर ले। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दोनों के बीच में जो दोनों को अलग करने वाला कौन सा? पनामा नहर है। अब इसका जो बीच वाला जो ये महाद्वीप का हिस्सा, महाद्वीप किसको कहते हैं? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये द्वीप था और ये क्या था? ये महाद्वीप था। सही है, ये महाद्वीप का हिस्सा है ऐसे। ठीक है, तो एक महाद्वीप यहां पर और दिखा, एक महाद्वीप यहां से भी शुरू होता है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे करके ये एक और महाद्वीप है जो यहां से कट के ऐसे आता है, ये इतना हिस्सा, एक और महाद्वीप बना। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो महाद्वीप है इसको आपने यूरोप महाद्वीप बोला, यूरोप महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन चारों के बीच में एक महासागर है जिसको अटलांटिक कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर का यहां से अगर लंबी सीधी लाइन खींचोगे तो ये कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक और ये कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही इस लाइन को अगर यहां से खींच दिया जाए तो इधर वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर वाला कहलाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। इस महासागर का ये वाला हिस्सा जो है यहां से शुरू होगा पूर्वी प्रशांत महासागर और उधर में पश्चिमी प्रशांत महासागर। इस महासागर का भी पूर्वी भाग कहां होगा? पूर्वी भाग कहां होगा? बिल्कुल यहां इसका पूर्वी होगा, यहां पश्चिमी होगा, ऐसे चले। ठीक है, अब आते हैं इन 4 महाद्वीपों के बीच में, इन 4 महाद्वीपों के बीच में ये अटलांटिक महासागर है। जब भी आप सागर का अध्ययन करते हैं, ध्यान से सुनिए, तो मुख्यतः जिस सागर का अध्ययन होता है वो अटलांटिक महासागर को आधार बनाकर होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो यूरोप महाद्वीप था और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों एक दूसरे से अलग कहाँ होते हैं? ठीक है, इन दोनों को अलग करने के लिए यहां पर एक जल संधि है जिसको जिब्राल्टर बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। ये ऐसे मुख्य मुख्य बातों को आपको याद रखना है। ये जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अब आते हैं कि इधर में एक महाद्वीप है जो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा महाद्वीप, ऐसे देखिए, यहां से ऐसे आपको देखने मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप है। ठीक, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपको देखने में मिल रहा है एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप अब 3 जगह से अलग होता है। पहला, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप पहले अलग हुआ यहां पर, ये देखिए, ये यूराल पर्वत से, यानी यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है
अब ये एशिया है और इधर अफ्रीका है, यहाँ पर एक नहर बनी हुई है। यहाँ पर ये जो नहर बनी है जिससे दोनों अलग होते हैं, इसको बोलते हैं स्वेज नहर। हम तो सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी मुख्य मुख्य बातों को पकड़िए आप। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करता है पनामा नहर, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है स्वेज नहर। ठीक, आते हैं ये हिस्से को देखिएगा। यहाँ पर ये हिस्सा उत्तर अमेरिका का ये वाला हिस्सा इधर एशिया के इस हिस्से से मिलेगा जब आप इसका ग्लोब बनाओगे। और इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर एक जल संधि होती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। कुछ कॉमन बातें आपके समक्ष आ गई, ठीक है, मुख्य मुख्य बातों को आपने पकड़ लिया। अभी पहले आपको केवल क्या करना है, अभी मुख्य मुख्य बातों को पकड़िए, फिर उसके अंदर जाने का अगले चरण पे हम काम करेंगे। तो अभी तो पहले देखें महाद्वीप कितने, पहला नंबर एक नंबर हो गया, ये दूसरा महाद्वीप हो गया, ये तीसरा महाद्वीप हो गया, ये चौथा महाद्वीप हो गया, ये पांचवा महाद्वीप हो गया, ये छठवां महाद्वीप हो गया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दूर पानी में है, छोटा है, इसको हमने जो अलग किया था उसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया बोला था। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही साथ मिला हुआ है। अगला नंबर का आप देखेंगे तो यहां पर एक और महाद्वीप है, ऐसे 7वें नंबर का कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका। ठीक है, पूरा का पूरा कहां क्या होगा, कैसे सोचना है, ये सब हम आपको सिखाएंगे। अभी तो आपने केवल मुख्य बातों को चिन्हित किया। 7वां महाद्वीप हो गया। महासागर देख लें, सबसे बड़ा यहां से शुरू होने वाला उधर तक जाने वाला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक। अब ये दोनों के बीच में देखिए इतना हिस्सा और पानी का है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। कितने महासागर हो गए, मुख्यतः 3। पहला वाला ए प्रशांत, बी अटलांटिक, सी हिंद महासागर। इसके ऊपर देखिएगा यहां पर भी पानी है, आर्कटिक महासागर बोलते हैं, और इसके पास भी आसपास पानी है, इसको अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। महासागर कितने हो गए, 5। अब आपने कैसे अलग हुए ये, और अलग होकर के धीरे धीरे ये दूर जाते जा रहे हैं। जिस प्रकार से सौर मंडल में जो तारे हैं और उनके जो ग्रह हैं वो एक निश्चित क्रम में दूर होते जाते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी यही कहती है। वैसे ही इस पूरे पृथ्वी पर ये जो महाद्वीपीय हिस्सा है वो धीरे धीरे खिसकता है, धीरे धीरे। पहले ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए थे और ये जो जुड़े हुए भाग को आपने नाम दिया था पैंजिया, ठीक। और इसके आसपास जो पानी था उसको क्या नाम दिया था, पैंथालसा। इसमें कैसे बदलाव हुआ आपने देखा था, पैंजिया टूट करके पहले 2 भाग, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, फिर अंगारा लैंड से इतनी चीजें 3 ऊपर की और ये नीचे बन गई थी। अब आपके पास कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप या भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत है, किसका हिस्सा है, ऊपर वाले अंगारा लैंड का, नीचे वाले गोंडवाना लैंड का, ठीक है, दोनों का, दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं, सरल सरल प्रश्न पूछते हैं। वो छोटी परीक्षाएं जो होती है उसमें बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन क्या है उसको पकड़ने और उन्हीं को याद रखने की कोशिश करिए, जो वो समझते हैं कि इनसे सामान्य क्या जानकारी पूछी जानी चाहिए। जैसे जैसे परीक्षा बड़ी होती जाती है, परीक्षा में क्वेश्चन अंदर गहराई से पूछे जाते हैं। जैसे छोटी परीक्षाओं में सरल प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है, पनामा नहर। उत्तर अमेरिका और एशिया को कौन अलग करता है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो स्वेज नहर। बस आपको ये पहले बेसिक पर पकड़ बनानी है, मुख्य बातों को पकड़िए, फिर इसके भीतर जाकर के हम अन्य चीजें आपको गहराई में सिखाएंगे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इस क्लास का शेड्यूल को छोटा करके दूसरे विषय को भी हम डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आपको एक साथ 2 फिर 3 विषय एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक शुरुआत करने के लिए कैसे क्रम से चलना चाहिए, आपने सौर मंडल को देख लिया, कैसे ये निकले, उसके के बाद ये टूटकर कैसे अलग हुए, फिर यहां पर क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को आप पकड़ना सीख रहे हैं। धीरे धीरे करके जब आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी तो हम आपको भी तथ्यों की और कॉन्सेप्ट की संख्या आपको बढ़ाकर देंगे। ये तो अभी शुरुआत है आपके लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं